हम बात करने वाले फिजिकल केमिस्ट्री के आपके 200 ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो कि आपको दोस्तों डायरेक्ट देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको दिए डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन आपकी इतनी है, तब दोस्तों आपको मोलैरिटी यहाँ पर बतानी। तो भाई ये क्या होता है, 1000 मोलैरिटी अपॉन दोस्तों 1000 डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर आपका होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3000 अपॉन दोस्तों 1250 माइनस मोलैरिटी आपकी इतनी है 3 इंटू दोस्तों आपका 58.5। तो ये दोस्तों आपका 2.79 आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन आपको दिए हुआ 42.1% कार्बन है, 6.4% हाइड्रोजन, रिमाइंडर ऑक्सीजन है। अगर मॉलिक्यूलर वेट आपका 342 है तब दोस्तों आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर बताना है। आप दोस्तों डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं दोस्तों, वरना आप वो बोर्ड वाले तरीके से भी कर सकते हैं। C12H22O11 से आपका आ जाएगा। इसके बाद द नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11 ग्राम CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन। तो दोस्तों आपका क्या है, CH4 प्लस O2 दोस्तों मेरे को देता है CO2 प्लस H2O। तो इसको हम दोस्तों बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैसे बैलेंस करते हैं इसको, यहाँ पर आपका हम लगाएंगे 2, तो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा 2। अब दोस्तों यहाँ पर 11 ग्राम CO2 है, मतलब दोस्तों आपका कितना मोल CO2 बना है, 1/4 मोल, मतलब आपने 1/4 मोल CH4 आपने लिया होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, मोलैरिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इन 500 ml वाटर। तो 5.85 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 58.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो दोस्तों ये मेरा आ जाएगा, यहाँ से मैं इसको काट सकता हूँ। तो ये दोस्तों मेरा आ जाएगा 0.2 दोस्तों, मेरा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है, द क्वांटिटी विच चेंजेस विद टेम्परेचर। तो फिर दोस्तों आपकी जो मोलैरिटी होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम चेंज करता है, तो ये भी आपकी चेंज कर जाती है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, 16 ग्राम ऑफ CH4। 16 ग्राम ऑफ CH4 यानी कि मतलब दोस्तों आपका 1 मोल CH4। और दोस्तों यहाँ पर आप देखें CH4 के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, एक मॉलिक्यूल के पास आपके 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक मोल के पास 6.02 इंटू 10⁻23 जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास होंगे आपके 60.2 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे। 1 ग्राम ऑफ H2 दोस्तों आप जानते हैं एक मोल का होता है आपका 22.7 लीटर आपका होता है। तो फिर 1 ग्राम का लगभग आपको दोस्तों यहाँ पर 11.4 आपका हो जाएगा, मतलब 1 ग्राम H2 मतलब आधा मोल H2। इसके बाद 1 मोल N2 मतलब 28 ग्राम, और 0.5 मोल SO2 दोस्तों यहाँ पर मतलब कितने ग्राम है, मतलब दोस्तों आपका 32 ग्राम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, द वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर एक्वस HBr रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 मिलीलीटर ऑफ 0.01 मोलर BaOH होल ट्वाइस। तो फिर दोस्तों इसके कितने मिली मोल होंगे, इसमें दोस्तों यहाँ पर होगा, यहाँ पर दोस्तों आपका होगा 0.1 मिलीमोल। कितना मिलीमोल, 0.1 मिलीमोल। ये तो आपका BaOH होल ट्वाइस का है, ये मेरे को डबल यहाँ पर मेरे को OH देगा, ये मेरे को डबल OH दोस्तों यहाँ पर आपको देगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको 10 मिलीलीटर लेना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपको यहाँ पर ये आपको 0.2 मिलीमोल H+ आपका OH माइनस के बराबर यहाँ पर आपका हो पाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, एक हाइड्रोकार्बन दोस्तों जब कंप्लीट कंबशन करता है 11 ऑक्सीजन लेता है, 4 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर दोस्तों आपका प्रोड्यूस करता है। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना, ये इक्वेशन के ऊपर आपके बहुत सवाल आते हैं। CXHY + X + Y/4 O2 गिव्स XCO2 + Y/2 H2O। तो दोस्तों आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर दोस्तों ये मेरे को कितना पानी देता है, यहाँ पर आपको मेरे को ये 4 इक्विवेलेंट यहाँ पर आपको देता है, मतलब Y मिल गया मेरे को 8, और ये दोस्तों 11 मोल ऑक्सीजन लेते हैं, तो X यहाँ से आ गया 9, तो ये दोस्तों आपका C9H8 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको ये दिया है, कंसनट्रेटेड HNO3 जो है आपका 75% बाई मास है, मतलब दोस्तों 100 ग्राम सॉल्यूशन में दोस्तों आपका कितना HNO3 है, 75 ग्राम HNO3 दोस्तों यहाँ पर आपका है। मतलब दोस्तों 1 ग्राम जो है दोस्तों कितने इसमें है, 75/100 ग्राम में दोस्तों यहाँ पर है। अगर 30 ग्राम लेना हो तो फिर मेरे को यहाँ पर 30 यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये तो आया मास, और आपका डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो दोस्तों आपका वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो आपको दोस्तों यहाँ पे इसको इससे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तब दोस्तों आपका यहाँ पर मास आ जाएगा किसका, मतलब वॉल्यूम आपका सॉल्यूशन का आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 100 ग्राम माना, मतलब दोस्तों आपका 75 ग्राम HNO3 है, कितने ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, मतलब 1 ग्राम है आपका 100/75 में, 30 ग्राम उसके इंटू 30 में, उससे आपका मास आ गया, अपॉन डेंसिटी कर देंगे, वॉल्यूम दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों 25 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मीनिंग क्या होता है, ये दोस्तों आपको कमेंट करके यहाँ पर आपको बताना, मतलब 25 वॉल्यूम का क्या मीनिंग आपका होता है। इसके बाद दोस्तों आपको ये दिया हुआ, द अमाउंट ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 110 ग्राम ऑफ KNO3। तो मेरे को दोस्तों डायरेक्ट पता चल रहा है कि 1 मोल HNO3, 1 मोल मतलब 4 मोल HNO3 दोस्तों मेरे को देता है 3 मोल KNO3। तो दोस्तों मेरे को 1 मोल KNO3 के लिए 1 मोल KNO3 के लिए मेरे को चाहिए पड़ता है 4/3 मोल HNO3। और दोस्तों 110 ग्राम KNO3 मतलब 110 अपॉन दोस्तों K का 39 प्लस दोस्तों यहाँ पर
नाइट्रोजन का 14, तो फिर ये हो जाएगा आपका 52। ये दोस्तों आपका 53 हो जाएगा, और उसमें दोस्तों हम 48 जोड़ेंगे, तो फिर ये दोस्तों आपका हो जाएगा 101। तो ये 110/101 के लिए दोस्तों आपको कितना यहाँ पर चाहिए पड़ेगा? 1 मोल के लिए अगर दोस्तों आपका 4/3 चाहिए है, तो दोस्तों आपका 110/101 के लिए आपको इतना मोल दोस्तों यहाँ पर आपको चाहिए पड़ेगा। अब दोस्तों आपको इतना चाहिए पड़ेगा ना, फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मास निकालना है, तो फिर दोस्तों आप मास के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोस्तों आपका 91.5 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको ये दिया हुआ कि कोल ऑफ प्योरिटी 60% को दोस्तों अलाउ किया गया है दोस्तों आपका बर्न करने के लिए। 60% दोस्तों आपका CO बना, और रिमेनिंग आपका CO2 बना। तब दोस्तों आपको हीट दोस्तों बताना है, अगर आपने 0.6 यहाँ पर आपने लिया है, मतलब दोस्तों अगर 0.6 है ना, तो उसका 60% के पास सिर्फ आपका कार्बन है, मतलब सिर्फ 360 ग्राम के पास दोस्तों आपका कार्बन है। और दोस्तों इसका जो 60% है, इसका 60% कितना होगा? इसका 60% दोस्तों होगा, इसके हम 0.6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 216 ग्राम। ये 200 हो जाएगा 216 ग्राम, और उसका हो जाएगा आपका 144 ग्राम। तो 144 ग्राम हो गया, ये आपका 216 ग्राम हो गया। तो आप दोनों में आप दोस्तों मोल्स निकाल लेंगे 1 मोल के हिसाब से, मतलब इसमें आपके 12 मोल हो जाएंगे, दूसरी वाले में 18 हो जाएंगे। तो अगर CO2 बन रहा है तब दोस्तों आपकी 400 निकल रहा है, और अगर आपका CO बन रहा है तब दोस्तों आपकी 100 निकल रहा है। तो ये दोस्तों ऐसे आप दोस्तों निकाल लेंगे, सिर्फ आपको दोस्तों यहाँ पर मोल्स निकालने आने चाहिए। इसके बाद आपको लिमिटिंग रिएजेंट और नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 यहाँ पर बताना है। अगर मैं इसका निकालने बैठूँ तो 28/20, और दोस्तों इसका निकालने बैठे तो फिर ये दोस्तों हो जाएगा 5/3। तो फिर मेरे को देखने से यहाँ पर पता चला है N2 दोस्तों मेरा लिमिटिंग रीजन दोस्तों यहाँ पर आएगा। आइडियली दोस्तों आपका 28 ग्राम आपका 6 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, मतलब दोस्तों यहाँ पर N2 दोस्तों आपका लिमिटिंग रीजन देखने को मिलेगा। और दोस्तों 28 ग्राम दोस्तों अगर मेरे को कितने ग्राम NH3 देता है? 34 ग्राम देता है, तो फिर दोस्तों मेरे को 20 ग्राम कितना देगा? 34/28 × 20 दोस्तों आपका 1.42 मोल मेरे को दे देगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि कैरियस एस्टिमेशन है आपका 0.45 दोस्तों आपको दिया है, AgBr का 0.36 ग्राम, तब दोस्तों आपको परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन यहाँ पर लगाना है। तो कैसे निकालते हैं? ये तो बहुत फेमस है, इसके ऊपर हर साल आपके क्वेश्चन आते हैं। 80/88 × मास ऑफ AgBr प्रोड्यूस्ड अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो दोस्तों हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, ये दोस्तों हो जाएगा 9/45, और ये दोस्तों आपका हो जाएगा 16। तो दोस्तों हम यहाँ से एक और बार कैलकुलेट करेंगे 4 तो ये 16/47 × 100 लगभग दोस्तों आपको 34.4% आपको यहाँ पर ये दे देगा। इसके बाद दोस्तों 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज जो है दोस्तों आपका 10.8% कार्बन बाई वेट है। आपको मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पर आपकी बतानी है, तो ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, ऐसा अभी हमने क्वेश्चन किया था। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है 120 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपको 330 ग्राम CO2 देता है, और 270 ग्राम वाटर देता है, तब दोस्तों आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ पर आपको और हाइड्रोजन का आपको बताना है। अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो फिर क्या फॉर्मूला होता है? 12/44 × मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड अपन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। दोस्तों आपको ऐसे यहाँ पर करना पड़ता है। तो बस दोस्तों यहाँ पर आपको कैलकुलेशन का ही यहाँ पर आपको खेल रहता है। तो दोस्तों आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो ये दोस्तों 3 4, तो ये दोस्तों आपका लगभग 75% दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। और हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? 25%, क्योंकि दोस्तों उसमें सिर्फ आपका कार्बन हाइड्रोजन ही आपका है। इसके बाद दोस्तों एवरेज दोस्तों आपका ये 35.5 है, तो आपको 35 CL और 37 CL का दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये मेरा x है, और इसका आपका मोल फ्रैक्शन आपका 1 - x है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? 35x + 37 1 - x अपॉन 1 = 35.5। तो ये दोस्तों आपका लगभग 3:1 का रेशियो आपका आ जाएगा। इसके बाद इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई साइमल्टेनियसली। आप दोस्तों लीनियर मोमेंटम और पोजीशन दोस्तों साथ में नहीं आप दोस्तों बता सकते। सही बात है, हीज अमंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमसे यही कहता है। इसके बाद इफ़ द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन और दोस्तों आपके मोमेंटम की इलेक्ट्रॉन, तब दोस्तों आपकी वेलोसिटी की ये आती है, ये भी आपकी सही बात है, क्योंकि मेरे को ये पता होता है यहाँ पर दोस्तों मेरे को ये पता होता है डेल्टा P डॉट डेल्टा एक्स इस दोस्तों ये दोस्तों मेरा h/4 के लगभग ग्रेटर एंड इक्वल टू मेरे यहाँ पर होता है। अगर ये दोस्तों बराबर आ जाए, मतलब डेल्टा P का स्क्वायर इज इक्वल टू h/4, इसको मैं दोस्तों यहाँ पर m² डेल्टा V का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। और दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? h/m² 4 पाई
इज इक्वल टू दोस्तों आपका वी स्क्वायर यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसका रूट हटाएंगे तो ये दोस्तों आपको यही आ जाएगा अंडर रूट एच बाई पाई 1/2m। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया कौन दोस्तों हाइड्रोजन एटम के लिए सही नहीं है। हाइड्रोजन एटम में n प्लस रूल नहीं लगता, सिर्फ आपका n से काम चलता है। अगर हाइड्रोजन एटम है मतलब दोस्तों आपकी ये तो आपका सही है। इसके बाद ये भी दोस्तों आपको यहाँ पर सही है। ये दोस्तों आपका दोस्तों गलत है, ये दोस्तों आपका गलत है, और ये भी दोस्तों आपको यहाँ पर सही है। मतलब दोस्तों हाइड्रोजन में ऐसा चलता है कि अगर आपका n सेम है तब दोस्तों आपकी एनर्जी सेम है। तब दोस्तों नॉट करेक्ट कौन सा है, नॉट करेक्ट दोस्तों आपका सी वाला यहाँ पर आपका नॉट करेक्ट दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब हाइड्रोजन की बात नहीं है, n+l रूल लगाएंगे। तो n+l रूल अगर सेम एनर्जी है तो इसमें आ रहा है 1, इसमें आ रहा है 2, इसमें आ रहा है 3, इसमें आ रहा है 5, इसमें आ रहा है 5। तो फिर ये दोनों क्या है आपके दोस्तों सेम एनर्जी के दोस्तों मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों प्लॉट ऑफ अंडर रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास आपका स्टेट लाइन गलत बात है, एटॉमिक नंबर के साथ आपका सेम रहता है। और दोस्तों म्यू का एटॉमिक नंबर के साथ आपका स्टेट लाइन नहीं है, आपका अंडर रूट के साथ आपका स्टेट लाइन यहाँ पर होता है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में ये समझना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा, तो थोड़े से लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद फॉर अ गिवन सेल द टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल आपकी n² होती है, बिल्कुल सही बात है। फॉर एनी सबसेल जो आपका स्पेशियल ओरिएंटेशन यानी कि m की बात हो रही है -l से +l होता है, बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों l कहाँ से कहाँ तक होता है, l दोस्तों मेरा 0 से n-1 तक आपका होता है। इसके बाद दोस्तों हीट ट्रीटमेंट जो है आप जानते हैं कि IR से आपका होता है, और IR कौन सी सीरीज़ में आती है, पास्टन सीरीज़ में आपकी आती है। तो दोस्तों किस में होगा ये, इन्फिनिटी से 3 में आपका हो जाएगा, क्योंकि 900 नैनोमीटर का आपको दोस्तों यहाँ पर आ रहा है। तो फिर मैं क्या करता हूँ 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और दोस्तों मेरे को यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू भी दी हुई है, तो यहाँ से जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर आ गया 1/9। ये दोस्तों तभी पॉसिबल है जब दोस्तों मेरा n1 3 हो और n2 क्या हो, इन्फिनिटी हो। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्जर्व 2px से 2py। गलत बात है, क्योंकि 2px से 2py आपकी सारी एनर्जी सेम है। मतलब दोस्तों यहाँ पर ये मेरे डी जनरेट है, इनके बीच में कोई भी एनर्जी का गैप नहीं है। मतलब दोस्तों आपको स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पर नहीं मिलेगी। और दोस्तों कैसे निकालते हैं हम दोस्तों स्पेक्ट्रल लाइन का नंबर कैसे निकालते हैं ये भी आपको बता देना चाहिए। n2 - n1 + 1/2 दोस्तों हम करके निकालते हैं। तो दोस्तों आप मेरे को ये बताइए 5 से लेकर 2 तक आपकी कितनी स्पेक्ट्रल लाइन आपकी आएगी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन। तो फिर हम क्या करते हैं R0 या फिर A0 n² और दोस्तों अगर फर्स्ट एक्साइटेड है मतलब दोस्तों आपका सेकंड स्टेट है, तो दोस्तों 4 आपका Z हीलियम का 2, तो ये दोस्तों 2A0 दोस्तों मेरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये एक आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। द कैंडला इज लुमिनस इंटेंसिटी दोस्तों आपकी रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी होती है, कितनी होती है दोस्तों आपकी, ये 540 होती है। और दोस्तों आपकी डायरेक्शन ऑफ 1/683 दोस्तों आपकी ये आपकी होती है। तो ये दोस्तों आपका वो कभी कभी पूछ सकते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ रेडियल नोड, तो रेडियल नोड कैसे निकालते हैं n-l-1, एंगुलर नोड कैसे निकालते हैं l, और दोस्तों टोटल नोड कैसे निकालते हैं n-1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 3 p के लिए आपका l कितना होता है 1 - 1, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 1। अगर मैं इससे आपके L पूछूँ तो ये आपके कितने हो जाएंगे 1, और यहाँ पर आपके n-1 टोटल नोट कितने पूछूँ तो आपके 1 और 1 2 दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया पोटेशियम के बारे में आपको सही बात बतानी है। तो हाइड्रोजन लिथियम Na, तो यहाँ पर आपका आएगा 1s, यहाँ पे आएगा 2s, यहाँ पर आएगा 3s, और यहाँ पे आपका आएगा 4s। तो ये दोस्तों मेरा 4 आएगा, 4s मतलब 40, मतलब L0 तो M भी 0, और एस दोस्तों आप यहाँ पर प्लस माइनस खुद के हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लाइमर कौन से में आता है, यूवी में आता है, बालमर दोस्तों विजिबल में आता है, पास्टन दोस्तों आपका इंफ्रारेड में आता है, पीफन भी इंफ्रारेड में आता है। इससे तो दोस्तों आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, तो फिर स्पीड मेरे को थोड़ी कम करनी, मतलब थोड़ी ऐसे ही रखनी पड़ेगी। इसके बाद इट्स एनर्जी इन थर्ड बोर ऑर्बिट, तो फिर दोस्तों आपकी एनर्जी किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी होती है Z² की। तो दोस्तों आपका क्या है थर्ड है, तो दोस्तों आपका 3 का स्क्वायर 1/9 वैल्यू आपकी हो जाएगी। इसके बाद इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस एज सून द बीम ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी स्ट्राइक करती है। बिल्कुल सही बात है। के मैक्स क्या होता है E-5 मतलब h-μ - h-μ0। तो अगर दोस्तों ये जो आपकी एनर्जी है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तभी दोस्तों आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, किसी भी से आपका दोस्तों काम नहीं चलता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया थर्ड ऑर्बिट, तो एक दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दोस्तों ध्यान रखना है।
2πn r0। तो ये दोस्तों आपका 2π × 3 r0 आपका हो जाएगा। इसको दोस्तों आप डिराइव भी कर सकते हैं। 2πr को दोस्तों मैं यहाँ पर खोल के n लैम्डा लिख सकता हूँ, और दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ r0 × n² इज इक्वल टू n लैम्डा। तो यही दोस्तों आपका जेड को हम दोस्तों 1 रख देंगे, तो ये दोस्तों आपका 2πn α0 आपका आ जाएगा। इसके बाद n=4 में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पर 2n² आपके इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब सेल कितने आ सकते हैं n², और यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन एक सेल में 2 होता है, तो ये दोस्तों आपका 2n² 32 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है r=r0 पे आपका एक रेडियल नोड है, मतलब दोस्तों वहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, 0 है, मतलब ये चीज़ क्या है, 0 है। तब दोस्तों आपको रिलेशन यहाँ पर आपको बताना है, मतलब 2 = r/a0, यहाँ पर आपका r क्या हो जाएगा, 2a0 दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li2 + x है, और दोस्तों यहाँ पर थर्ड ऑर्बिट ऑफ B3+, यहाँ पर हमको बताना है। तो फिर दोस्तों x क्या है, यहाँ पर x है दोस्तों r0 × n²/z, यानी कि आपका n² अपन लिथियम का क्या होता है 3। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मैं r0 को ऐसा करता हूँ 3x/4 दोस्तों यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। थर्ड ऑर्बिट ऑफ Be3+, यानी कि r0 × n²/z, तो यहाँ पर n²/z इसका कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा आपका 27/16x दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर 55 इलेक्ट्रॉन है आपके यूनिपॉजिटिव स्टेट में, अगर आपके दोस्तों 55 इलेक्ट्रॉन है यूनिपॉजिटिव स्टेट में, मतलब आप हैं CS, और दोस्तों CS के पास क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों है लीना की रब से फरियाद दोस्तों हम ऐसे करते हैं। तो फिर दोस्तों आपका 1s 2s 3s 4s 5s, तो दोस्तों 5s तक आपके कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों 0 ऑर्बिटल ओवरलैप दोस्तों आपका आउट ऑफ फेज होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपका ये दोस्तों डिफरेंट ओरिएंटेशन आपका होता है। इसके बाद इनकरेक्ट दोस्तों आपको बताना है, सर्कुलर पाथ जो है दोस्तों आपका बोर ऑर्बिट में आपको बताया गया था, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद दोस्तों आपकी ऑर्बिटल एक दोस्तों वेव फंक्शन होता है, सही बात है। एक्जिस्टेंस को दोस्तों आपको दोस्तों सपोर्ट करता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सही बात है। एटॉमिक ऑर्बिटल के पास सिर्फ NL होता है, गलत बात है। हमारे पास दोस्तों M भी होता है, S भी होता है, मतलब S तो इलेक्ट्रॉन के पास होता है। इसके बाद मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी क्या होती है, H × μ0, तो दोस्तों आपका ये 6 × 6 × 10⁻³ × 1.3 × 10⁻15, तो दोस्तों इसको आप कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, तो एक का पहले निकाल लेते हैं। तो दोस्तों 1240, लगभग 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन नैनोमीटर, तो दोस्तों आपका ये हो जाएगा, ये दोस्तों मेरा कितना हो जाएगा 4.11 दोस्तों आपका आ जाएगा, कितने में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 4.1 दोस्तों आपका आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 1 मोल का निकालना है, तो 1 मोल में दोस्तों आपको 6.022 × 10⁻23 दोस्तों आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आपका 399 लगभग आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों सर्टन ऑर्बिटल के पास दोस्तों आपका कोई एंगुलर नोड नहीं है, मतलब L आपका क्या है, 0 है, L 0 है। और दोस्तों 2 रेडियल नोड है, मतलब दोस्तों आपका n-1 क्या है, मतलब n-l-1 आपका क्या है 2 है, L आपका 0 है, मतलब n आपका क्या है 3 है, तो ये दोस्तों आपका 3 यहाँ आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर दोस्तों आपका डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, आपको दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना है, मतलब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोस्तों हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चाहिए, लेकिन आपको दोस्तों चाहिए लो थर्मल कंडक्टिविटी। इसके बाद दोस्तों अगर दोस्तों इंक्रीज आपका प्रेशर करते हैं, वॉल्यूम दोस्तों आपका ज़्यादा रैपिडली आइसोथर्मल में गिरता है, बिल्कुल सही बात आपको दी हुई है, क्योंकि दोस्तों आपका एडियाबैटिक में दोस्तों आपका ग्राफ क्या होता है, नीचे होता है, आपका आइसोथर्मल में ज़्यादा होता है। तो आइसोथर्मल का वर्क ज़्यादा, मतलब दोस्तों उसका आपका वॉल्यूम गिरना ज़्यादा। इसके बाद यहाँ पर PV कांस्टेंट होता है, यहाँ पे PV की पावर गामा कांस्टेंट होता है, तो सही एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। गामा दोस्तों आपका 1 से बड़ा होता है, इसलिए ये दोस्तों आपका ज़्यादा गिरता है, उसका एरिया दोस्तों आपको यहाँ पर कम आता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये यहाँ पर बताना है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर C डायमंड गिव C ग्रेफाइट, अगर दोस्तों मेरे को यहाँ पर Z बनाना हो, सुनिएगा बात को, अगर मेरे को इसको Z बनाना हो, तो अगर मैं इसको ऐसा उल्टा करके लिख दूँ, C ग्रेफाइट गिव्स C डायमंड, क्या C ग्रेफाइट गिव्स C डायमंड, तो मेरे को इसको -x करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसको y से जोड़ दूँ, अब मैं दोस्तों यहाँ पर अगर मैं दोस्तों इसको y से जोड़ दूंगा, तो आपका डायमंड कट जाएगा, मतलब दोस्तों -x + y गिव्स Z, -x + y गिव्स, ये वाली जो आपकी इक्वेशन है ये मेरे को दे देगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर y = Z + x दोस्तों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, 500 जूल ऑफ एनर्जी को दोस्तों आपने ट्रांसफर किया है 0.5 मोल ऑफ आर्गन पे, तब दोस्तों आपको फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर आपको बताना है। तो
500 क्या होता है एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी क्या हो जाएगा F/2 + 1 इंटू आर, किसके लिए, आर्गन के लिए। तो आर्गन के लिए यहाँ पर दोस्तों 3/2 + 1 इंटू आर मतलब 5/2 आर दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा 5/2 आर। इसको मैं दोस्तों 25/3 दोस्तों यहाँ पर लिख सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ से डेल्टा टी दोस्तों हम यहाँ पे आसानी से निकाल लेंगे और इसके बाद दोस्तों आप डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी लगा दीजिएगा। तो ये आपका 348 केल्विन आएगा और दोस्तों आपको ये 300 जूल आपका आ जाएगा। आज में मेरा काम दोस्तों कैलकुलेशन करवाना नहीं है, कंसेप्ट बताना है, मैक्सिमम कंसेप्ट बताने की दोस्तों मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको डेल्टा यू बताना है। साइक्लिक प्रोसेस में तो वैसे भी जीरो होता है और अगर आप इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं तो इसको फर्क नहीं पड़ता आप कौन से पाथ से जा रहे हैं। मतलब डेल्टा यू 1 इज इक्वल टू डेल्टा यू 2 इज इक्वल टू डेल्टा यू 3। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि आइस ऑफ वाटर को आपने रखा है। अगर दोस्तों आपने प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, तब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सॉलिड फेज है, सॉलिड फेज दोस्तों आपका पूरी तरीके से गायब आपका यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ये दोस्तों आपकी कहानी होती है। अब दोस्तों एक एटीएम है और अगर दो एटीएम पे अगर मैं चला गया सॉलिड क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो SO2 कहाँ है, SO2 दोस्तों मेरा यहाँ पर है। तो SO2 दोस्तों मेरे को मैं कैसे बना सकता हूँ, S + ½ O2 गिव्स SO2, ऐसे दोस्तों मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। तो दोस्तों मेरे को क्या करना है, मेरे को दोस्तों पहले इसको उल्टा ले जाना पड़ेगा। तो मेरे को दोस्तों यहाँ पर -y यहाँ पर करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आप दोस्तों आसानी से दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोस्तों आपका y - 2x यहाँ पर आपका आ जाएगा, y - 2x यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंक्रीज इन टेम्परेचर कौन देगा, 30 मिलीलीटर HCl और 30 मिलीलीटर NaOH, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही आपके रिएक्ट करेंगे, मतलब सबसे ज़्यादा मोल इन्हीं के पास है अच्छे से रिएक्ट करने के लिए। इसके बाद दोस्तों एक आपका रिएक्शन है दोस्तों आपका वो स्पॉन्टेनियस है दोस्तों आपका फ्रीजिंग पॉइंट पे, मतलब आपका नॉन स्पॉन्टेनियस है आपका फ्रीजिंग पॉइंट पे, लेकिन स्पॉन्टेनियस है बॉइलिंग पॉइंट पे। मतलब दोस्तों उसका डेल्टा H क्या है, पॉजिटिव, वो दोस्तों आपका हाई टेम्परेचर पे आपका चल रहा है और डेल्टा H पॉजिटिव है और कोई रिएक्शन हो रही है तो डेल्टा H को दोस्तों हमेशा आपका पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आपकी डेल्टा G आपकी कहीं ना कहीं दोस्तों आपको देखने को मिलेगी नेगेटिव। इसके बाद दोस्तों dG/dt एट कांस्टेंट प्रेशर आपका क्या होता है, -S दोस्तों आपको यहाँ पर आपका होता है। इसके बाद dH/dt कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, Cp होता है। dG/dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर आपका Cv होता है। du/dt आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम दोस्तों यहाँ पर मेरे को नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका ऐसे बनेगा dG/dt कौन से प्रेशर पे आपका -S होता है, dH/dt आपका Cp होता है, dG/dP एट कौन टेम्परेचर आपका वॉल्यूम होता है और du/dt आपका Cp यहाँ पर होता है, क्योंकि हम du को NCV डेल्टा टी यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एंड स्ट्रॉन्ग मोनो एसिडिक बेस आपका -57 होता है। सही बात है, क्योंकि दोस्तों आपका H+ आयन और OH- के से दोस्तों आपको ये बनता है, सही बात है, आपको दिया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया फ्री एक्सपांसन मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, मतलब वर्क डन आपका जीरो। और दोस्तों एडियाबैटिक मतलब क्यू आपका जीरो, क्यू क्या होता है, वर्क डन प्लस डेल्टा यू। यहाँ पर हम फिजिक्स वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्यू जीरो वर्क डन जीरो, तो दोस्तों आपका डेल्टा यू भी जीरो, मतलब डेल्टा यू जीरो तो NCV डेल्टा टी भी जीरो। कौन सी बात सही नहीं है, डेल्टा जी जो आपका पॉजिटिव होता है स्पॉन्टेनियस के लिए गलत बात है, क्योंकि दोस्तों डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा H - T डेल्टा S। तो दोस्तों आपका ये क्या होता है, पॉजिटिव नहीं होता, ये दोस्तों आपका नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस के लिए। इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर दोस्तों आपको वो टेम्परेचर बताना है कि जिसके बाद आपका दोस्तों यहाँ पर स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, तो आप दोस्तों यहाँ से वो आप दोस्तों क्रिटिकल टेम्परेचर डेल्टा H डेल्टा S करके निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कौन सी बात आपकी दोस्तों करेक्ट है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q + P डेल्टा V गलत बात है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका Q - P डेल्टा V यहाँ पर होता है, वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव होता है। इसके बाद डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H - T डेल्टा, सही बात है। डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम, सही बात है। डेल्टा U - डेल्टा NRT नहीं होता, क्या होता है, डेल्टा U + डेल्टा NGRT यहाँ पर आपका होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको, मतलब ये दोस्तों आपको दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट दोस्तों आपको यहाँ पर एसिटिलीन दिया हुआ है -1300, माइनस दोस्तों आपको यहाँ पर बेंजीन दिया हुआ है 3268, तो दोस्तों ये हो जाएगा -1300
प्लस दोस्तों यहाँ पर 3,2,6,8। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस में ही आएगा, -632 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया इनकरेक्ट दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो फिर दोस्तों आपका डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी दोस्तों मेरा होता है -RT ln KC। क्या होता है? -RT ln KC। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ln K आता है, ये वाला स्टेटमेंट आपको गलत यहाँ पर दिया हुआ है। तो डेल्टा जी क्या होता है? -nRT ln K, मतलब डेल्टा जी माइनस डेल्टा टीएस आपका होता है -nRT ln K। और दोस्तों आपका ln K आता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस बाई RT। तो बस यहाँ पर आपका ln K होता है, तब ये बात आपकी सही हो जाती है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है एंट्रोपी दोस्तों किसमें आपको दोस्तों डिक्रीज करता है? फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करता है। सही बात है, क्योंकि रैंडमनेस आपकी घटेगी। पानी से दोस्तों आप आइस बनेंगी तो दोस्तों आपकी रैंडमनेस घटने वाली है, और दोस्तों -10 पे भी घटेगी। यहाँ पर दोस्तों आपके कम गैस के मोल बने, मतलब दोस्तों रैंडमनेस आपकी घटेगी। इसके बाद CO गैस को पकड़ लिया, मतलब रैंडमनेस आपकी घटेगी। डिसोल्यूशन दोस्तों मेरे को Na+Cl- दे देगा, मतलब रैंडमनेस आपकी बढ़ेगी। इसका आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी यहाँ पर आपको बताना है। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है डेल्टा एच सॉल्यूशन आपका क्या होता है? डेल्टा एच दोस्तों आपकी जो लैटिस एंथैल्पी होती है, प्लस डेल्टा एच दोस्तों आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो आपकी होती है। तो 4 = यहाँ पर दिया हुआ 788 प्लस दोस्तों डेल्टा एच हाइड्रेशन। तो ये दोस्तों -784 में यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है 5 मोल, और इसके बाद दोस्तों वैक्यूम में यहाँ पर अब आपने किया है, मतलब पी एक्सटर्नल क्या है जी? पी एक्सटर्नल 0, मतलब वर्कडन 0। ज़्यादा सोचना नहीं है। मैं दोस्तों आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। nRT log/10 V2/V1 आपका दोस्तों आइसोथर्मल के लिए, और NR डेल्टा T अपॉन गामा-1 दोस्तों आपका एडियाबैटिक के लिए। अगर आपको इसकी जरूरत पड़े तब दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद टू स्टेटमेंट दोस्तों आपको ध्यान रखना है, डेल्टा S और S दोनों ही दोस्तों आपके टेम्परेचर के फंक्शन आपके होते हैं। इसके बाद दोस्तों हेप्टेन के लिए मेरे को ये बात दोस्तों बता दीजिएगा, हेप्टेन क्या होता है? C7H दोस्तों आपका हो जाएंगे 16, C7H16 प्लस दोस्तों O2 गिव्स CO2 + H2O। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे को 7 करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेरे को 8 पक्का करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके 16 हो गए, 8 और 7 15/2 दोस्तों आपको यहाँ पर हो जाएगा, मतलब 8 और यहाँ पर 14, 8 और दोस्तों आपके 14 कितने हो गए? 22। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे को 11 यहाँ पर करना पड़ेगा। ये गैसियस है और ये भी दोस्तों आपका यहाँ पर गैसियस है। तब दोस्तों यहाँ पर आपको बताएं तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा NGRT मतलब 7 - 4 RT दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आपको करना होता है। आपको भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद दोस्तों CO+3H2 गिव्स CH4 + H2। तब दोस्तों आपको बताना है प्रेशर दोस्तों आपने अगर इंक्रीज किया 2 फोल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर दोस्तों आपने दोस्तों कांस्टेंट टेम्परेचर पे इंक्रीज किया है तो फिर दोस्तों आपका वॉल्यूम क्या होगा जी? वॉल्यूम दोस्तों आपका घटेगा, मतलब आपकी कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट दोस्तों आपकी दोनों बढ़ेगी। इसके बाद इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपने प्रेशर को क्या किया है? बढ़ाया है। मतलब जहाँ कम गैस होगी, या यहाँ पर आपके सिर्फ 2 गैस के मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 4 है, मतलब दोस्तों आपकी आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ेगी। इक्विलिब्रियम कौन सा इंक्रीज करेगा? गलत बात है। इक्विलिब्रियम कौन सा अनचेंज रहेगा? ये तो सही बात है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी सेम आपकी नहीं रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ AB2 गिव्स AB + ½ B2। तब दोस्तों आपको ये बताना है। तो फिर दोस्तों ये बहुत फेमस क्वेश्चन आपके होते हैं, प्लीज़ इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो AB2 गिव्स AB + ½ B2। इनिशियल मोल मैंने ले लिया 1, यहाँ पर दोस्तों आपके बाद में मेरे 1 - x होगा, यहाँ से आपका x गया तो आपका x बना, यहाँ पर आपका ½ x बना। इक्विलिब्रियम पे आपके मोल आपके इतने हो गए, टोटल मोल कितने हुए? 1 + ½ x। अब दोस्तों मैं दोस्तों कैसे निकालता हूँ? उसका मोल अपॉन टोटल मोल, उसका मोल अपॉन टोटल मोल। तो फिर इसका क्या हो जाएगा? 1 - x अपॉन 1 + x/2, और यहाँ पर इसका हो जाएगा x अपॉन 1 + x/2। इसका क्या हो जाएगा? ½ x अपॉन 1 + x/2। तो यही दोस्तों आपको सब जगह करके रख देना है, और इसकी पावर ½ लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका ½ है। तब दोस्तों आप यहाँ पे कर लेंगे कि जो आपका x होता है बहुत लेस देन आपका 1 होता है, तो इसको आप दोस्तों नेगलेक्ट कर देंगे। इसके बाद कर आके आपको दोस्तों ये यहाँ पर मिल जाएगा। मैं दोस्तों आपको ये दे रहा हूँ, तो इसका भी दोस्तों आपको अगर टाइम मिले तो दोस्तों आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपका 1000 केल्विन पे है दोस्तों आपका जो CO2 है। मैं इसके ऊपर दोस्तों जब मैं ग्रेफाइट डालता हूं तो दोस्तों मेरे को ये 2CO गैसेस दोस्तों बना के दे देता है। अगर टोटल प्रेशर दोस्तों आपका 0.8 है, तब दोस्तों आपको यहाँ पर कहानी बतानी है। तो यहाँ पर अगर 0.5 दोस्तों आपका इनिशियली है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 है। मान लेते हैं P चला गया,
तो यहाँ पे 2p बन गया। और मेरे को टोटल प्रेशर दोस्तों इक्विलिब्रियम पे मिलेगा 0.5 प्लस पी, वो दोस्तों मेरे को दिया हुआ है 0.8। तो मेरा पी कितना आ गया 0.3, पी आ गया 0.3, मतलब दोस्तों सारी कहानी आपकी हो गई। ये आया आपका 0.2 और दोस्तों ये मेरा आ गया कितना 0.6, मतलब 1.6। अब दोस्तों आप क्या करेंगे कि केपी लिखना है ना, तो फिर 1.6 का स्क्वायर, क्योंकि सीओ के आगे आपका 2 था, अपन दोस्तों आपका हो जाएगा कितना 0.2, तो मतलब पॉइंट, हाँ वो 0.2, तो ये दोस्तों 1.8 दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कैलकुलेशन तो आप देख ही सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्स से डब्ल्यू दोस्तों आपको बताना है। अगर मैं रिएक्शन को ऐड करता हूँ, बात सुन लीजिएगा, रिएक्शन दोस्तों आपकी मैं अगर ऐड करता हूँ तो फिर दोस्तों आपका क्या होता है, ये दोस्तों आपका के क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई आपका हो जाता है। एक्स से डब्ल्यू जाना है, मतलब दोस्तों अगर मैं तीनों रिएक्शंस को ऐड कर दूँ तो ये मेरे कट जाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोस्तों 8 मेरा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर केपी बाई के सी यहाँ पर आपको बताना है, तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है केपी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। तो फिर दोस्तों आपको के पी बाई के सी बताना, मतलब आर टी की पावर डेल्टा एन जी। आर टी की पावर डेल्टा एन जी यहाँ पर कितना है 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/√RT। इसके बाद ऑन पासिंग HCl थ्रू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 एट रूम टेम्परेचर वाइट टर्बिडिटी देखने को मिलती है। सही बात है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके Cl माइनस ये इतना बढ़ा देगा कि ये दोस्तों Cl माइनस दे नहीं पाएगा और इसका वाइट प्रेसिपिटेट आपका बन जाएगा। इसके बाद जब HCl खींच आप पास करते हैं सोडियम क्लोराइड पर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये दोस्तों आपकी गलत बात है, क्योंकि NaCl दोस्तों खुद ही बहुत आपका ज़्यादा मेरे को डिसोसिएट कर देता है। इसके बाद ली चैट के प्रिंसिपल से किसको दोस्तों आपका इक्विलिब्रियम को किससे फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना सॉलिड से फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब Fe2O3 सॉलिड डाल दे तो कुछ आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों A2B3, तो A2B3 मेरे को क्या देगा 2A + 3B। अगर दोस्तों इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी C है, अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी C है, तो C माइनस C अल्फ़ा अगर हो गया तो यहाँ पर बनेगा 2C अल्फ़ा, यहाँ पर आपको बनेगा 3C अल्फ़ा। अगर मैं दोस्तों इसको लिखना चाहूँ तो 2C अल्फ़ा का स्क्वायर 3C अल्फ़ा का क्यूब अपन दोस्तों यहाँ पर आपका C माइनस C अल्फ़ा। तो ये दोस्तों मेरे को 108 वाला आंसर यहाँ पर मेरे को दे देगा। ज़्यादा आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, आपको एक मोल मानना है। उसके बाद दोस्तों आपको कहानी यहाँ पर आपको करनी है। मेरे को दोस्तों आपको A2B4 का दोस्तों कमेंट करके बताना क्या आपका रिलेशन आता है अल्फ़ा और उसके बीच में। इसके बाद K1 और K2 कैसे रिलेटेड है। अगर मैं इसको 3 किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 3/4 से, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये रिएक्शन मेरे को यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर मैं रिएक्शन को मल्टीप्लाई करता हूँ, जोड़ने पे आपका के आपके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं रिएक्शन में कुछ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो आपकी के की आपकी पावर में यहाँ पर चले जाता है। तो K2 क्या हो जाएगा K1 की पावर 3/4 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 3/4 दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर Fe2n+3/2 था दोस्तों, आपको इसका कमेंट करके बताएं केसी और केबी के बीच में क्या रिलेशन आपका आएगा। इसके बाद सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दोस्तों किसका होता है ज़्यादा, CaOH वोल्टाइज का, इसके बाद आपका दोस्तों PbS का, उसके बाद AgBr का, उसके मतलब AgBr का, CaOH वोल्टाइज का, HGS का और PbS का। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान, मतलब PbS का उसके बाद HGS का, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। HGS का आपका बहुत कम होता है, PbS का 8 × 10⁻28, AgBr का इतना और CaOH का इतना। तो दोस्तों मेरे को आपको कमेंट करके बताना है कि AgI, AgBr, AgF और AgCl में दोस्तों आपका क्या ऑर्डर आपका होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स है, तब दोस्तों आपको pH माइनस पी के यहाँ पर बताना है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये दोस्तों log x/1 - x आ जाता है, बहुत फेमस है। कैसे, यहाँ पर इनिशिया अगर a है 1 - x चला गया तो यहाँ पर ax दोस्तों आपको यहाँ पर आपका बचा। कि a कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे ax का स्क्वायर अपन 1 - x और h प्लस को लिख सकता हूँ ax। तो दोस्तों यहाँ से ये कर आके मेरे को ये दोस्तों आंसर दे देगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया व्हाट इज द मोलर सॉल्युबिलिटी। तो मोलर सॉल्युबिलिटी दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे को 3Cr प्लस देगा, और मतलब ये मेरे को Cr3 प्लस देगा और OH माइनस दोस्तों मेरे को देगा 3। तो फिर दोस्तों अगर ये दोस्तों मेरे को ये S देता है और ये दोस्तों आपका हो जाएगा 3S का क्यूब, मतलब S इंटू दोस्तों आपका 27 S का क्यूब इज इक्वल टू आपका KSP 1.6 × 10⁻30। तो ये दोस्तों मेरे को ये वाला आंसर यहाँ पर दे देगा। आपको ये लिखना है कि वो मेरे को S बना के देगा Cr और दोस्तों 3S बना के देगा OH माइनस, और
इसके ऊपर भी 3 आएगा, क्योंकि इसमें ये मेरे को 3OH माइनस यहाँ पर दे रहा है। तो ये दोस्तों आपको ये वाला आंसर आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया, पीएच ऑफ वाटर 7 है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पीएच दोस्तों आपका डिक्रीज आपको दोस्तों यहाँ पर कर जाता है, मतलब पानी आपको थोड़ा सा खट्टा लगने लगेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स व्हेन NH4OH को दोस्तों हम ऐड करते हैं 1 मोलर A2+ में और 1 मोलर B3+ में। तो यहाँ पर दोस्तों आप KSP का ऑर्डर दोस्तों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर BOH होता है इसका बहुत ज़्यादा है, और KP का दोस्तों और AOH होल्टाइज के दोस्तों देखें तो वो बहुत 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 ज़्यादा किससे, BOH होल्टाइज से। मतलब BOH होल्टाइज दोस्तों मेरा जल्दी प्रेसिपिटेट यहाँ पर आपका हो जाएगा। वरना आप दोस्तों ऐसे भी करके देख सकते हैं कि जो आपका आयनिक प्रोडक्ट है दोस्तों वो मेरा KP से यहाँ पर बड़ा होना चाहिए। तो मतलब इसके लिए आपकी OH की आपकी कंडीशन ये आएगी, इसके लिए आपकी ये आएगी। तो ये आपका BOH वाला दोस्तों जल्दी प्रेसिपिटेट आपको कर देगा। इसका दोस्तों आपको वो आपको KSP वाला कमेंट करके बताना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया, बफर सॉल्यूशन दोस्तों किसी भी क्वांटिटी में मिला देंगे क्या, गलत बात है। इसके बाद ब्लड दोस्तों आपका नेचुरली अकरिंग बफर है, सही बात है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, तो फिर मेरे को आप ये बताइए ये आपको कहाँ पे आए, H+ आपके आएंगे। तो H+ दोस्तों आपके यहाँ आएंगे, H+ आपके यहाँ पर दोस्तों आपके आएंगे। मतलब दोस्तों बेसिक मीडियम में ये दोस्तों कहानी आपकी सही चलेगी। इसके बाद एसिड एक्वस सॉल्यूशन अमोनियम कार्बोनेट का आपका बेसिक होता है, क्योंकि दोस्तों आपका NH4OH का जो आपका Kb है दोस्तों आपका वो मेरे H2CO3 का Ka से आपका बड़ा होता है। इसके बाद एसिडिक नेचर को Kb से फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल आपका दोस्तों फर्क पड़ता है। इसके बाद दोस्तों कौन सी बात आपकी सही है, पीएच आपका 10⁻⁻8 मोलर HCl से आपका 8 होता है, गलत बात है। क्योंकि अब 10⁻⁻8 मोलर हो गया ना, मतलब मेरे को पानी का भी 10⁻⁷ मोलर देखना पड़ेगा, मतलब इससे थोड़ा सा और कम आपका आएगा। इसके बाद इसका कॉन्जुगेट बेस मतलब H+ निकाल लीजिए, तो इसका हम दोस्तों H+ निकालेंगे तो यही बनेगा, सही बात है। इसके बाद KW आपका इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ, सही बात है। इसके बाद दोस्तों व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड को दोस्तों हम न्यूट्रलाइज करते हैं, हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे आपको ये आता है, गलत बात है। क्योंकि दोस्तों आपका क्या होता है, pH = pK + log base 10 A-/HA- आपकी हैंडरसन हेजलबैच इक्वेशन ये आपकी होती है। और न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे ये चीज़ बराबर log 1 0, मतलब pH दोस्तों मेरे को pK दोस्तों यहाँ पर मेरे को दे देता है। इसके बाद दोस्तों 25 मोलर AgNO3 है दोस्तों आपका, AgI में दोस्तों मैंने डाला है, कौन दोस्तों आपका बहुत कम क्वांटिटी में होगा तो AgI का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, मतलब Ag+ और I- आपकी बहुत कम यहाँ पर होंगी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फिर फिनोल्फ्थालीन दोस्तों आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग गैस में चल जाएगा, सही बात है। आपका मिथाइल ऑरेंज वीक एसिड वीक गैस में नहीं चलेगा, ये दोस्तों आपको बिल्कुल यहाँ पर सही बात दोस्तों, यहाँ मतलब गलत बात दोस्तों आपको यहाँ पर दी हुई है कि दोस्तों आपका जो मिथाइल ऑरेंज है आपको ध्यान रखना, वीक एसिड वीक बेस में मेरा यहाँ पर नहीं चलता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में फिर भी चल जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में आपका फिनोल्फ्थालीन यहाँ पर चल जाएगा। तो फिनोल्फ्थालीन दोस्तों आपको ज़्यादा सही यहाँ पर होता है। इसके बाद दोस्तों अगर पीएच को दोस्तों मैंने अगर H+ की कंसनट्रेशन को दोस्तों मैंने 1000 से आपका बढ़ा दिया, मतलब 10⁻³ वो दोस्तों आपका, और H+ बढ़ाए तो फिर दोस्तों आपका पीएच दोस्तों आपको यहाँ पर घट जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया, पीएच ऑफ द मिक्सचर 200 मोलर ऑफ 0.01 मोलर HCl, मतलब कितने मिलीमोल, 2 मिलीमोल। और यहाँ पर दोस्तों इसका 0.1 × 400 मतलब यहाँ पर 8 मिलीमोल। क्योंकि दोस्तों H2SO4 दोस्तों मेरे को कितने मिलीमोल देता है, ये दोस्तों मेरे को देता है कितने मिलीमोल, 2 मिलीमोल दोस्तों मेरे को ये यहाँ पर देता है। तो 10 मिलीमोल अपन टोटल कितना 600 मिलीलीटर, तो ये दोस्तों मिली आपके कट जाएंगे, ये दोस्तों आपका यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों करेंगे तो ये दोस्तों आपका इतना दोस्तों निकल के आ जाएगा। पीएच से आप दोस्तों यहाँ से आप दोस्तों लॉग आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया, क्लास XI के स्टूडेंट दोस्तों आपके बना रहे थे pH 8.26, अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड दोस्तों आपको डालना पड़ेगा कि दोस्तों आपका 1 लीटर बफर आपका यहाँ पर आपका बन जाए। तो ये दोस्तों आपका बेसिक बफर के लिए POH = pKb + log base 10 सॉल्ट अपॉन बेस। अगर मेरे को दोस्तों pH दोस्तों दिया हुआ है 8.26, तो मैं POH 14 से माइनस करके निकाल सकता हूँ। और दोस्तों मेरे को यहाँ पर log base 10 सॉल्ट अपॉन बेस, तो दोस्तों मेरे को सॉल्ट की कंसनट्रेशन यहाँ पर निकालनी है। अगर ये 1 है मतलब अंदर वाली चीज़ क्या है, 1 है, मतलब NH4Cl की कंसनट्रेशन आपकी क्या है दोस्तों, आपकी 10 × 0.2 दोस्तों यहाँ पर आपकी है। मतलब दोस्तों अगर log base 10 to the base 10 आपका बन होता है ना, तो ये दोस्तों आपका 2 मोल यहाँ पर आपका आ जाएगा, मतलब इतने ग्राम आपका आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपको करना आना चाहिए। इसके बाद K1 K2 K3 सही बात आपको बतानी है। तो फिर दोस्तों अगर मैं ऐसा करूँ कि दोस्तों मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूँ, तब ये दोस्तों आपका बन जाएगा। मतलब इक्वेशन जोड़ना मतलब दोस्तों आपका रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना, मतलब
के को आपको मल्टीप्लाई करना। इसके बाद 20 मोलर ऑफ 0.01 मोलर NH4 OH जो है आपका दोस्तों 40 मिलीलीटर और 0.05 मोलर HCl के साथ आपने किया है पीएच ऑफ मिक्सचर दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी, NH4Cl प्लस HCl गिव्स NH4Cl प्लस H2O। तो ये यहाँ से दोस्तों आपके 2 मिलीमोल HCl बनेगा और यहाँ पर आपका 2 मोल NH4Cl दोस्तों आपको यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर रह आपका जाएगा। तो दोस्तों NH4 प्लस की कंसनट्रेशन आपकी 2/60 आपके मोल्स अपॉन दोस्तों आपका जो मिलीलीटर उसमें आएगी। इसके बाद दोस्तों मैं पीएच निकाल सकता हूँ। कैसे निकालते हैं पीएच, PKW माइनस PKB माइनस log C/2, मतलब PKB माइनस, मतलब मैं दोस्तों इसको ऐसे भी कर सकता हूँ 7 माइनस हाफ PKB प्लस log C करके भी दोस्तों हम यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl किस में दोस्तों आपका मैक्सिमम होगा, तो दोस्तों यहाँ पर तो बहुत सारा Cl माइनस है, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी बहुत सारे Cl माइनस है, यहाँ पर बहुत सारे AgNO3 है। डी आयनाइज वाटर में कोई भी आपका कॉमन आयन नहीं है, मतलब उसमें सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपकी होगी। इसके बाद दोस्तों एक स्टूडेंट को दोस्तों यहाँ पर बफर बनाना है pH 4 का, तब दोस्तों ऐसी कंसनट्रेशन यहाँ पर आपको बतानी है। तो फिर दोस्तों pH क्या होता है, pKa प्लस लॉग बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। तो फिर दोस्तों मैं यहाँ पर इसको आसानी से कर सकता हूँ, दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो ये दोस्तों आपका मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका 0.13 आपको यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों द KSP दोस्तों आपको ये बताना है। तो KSP मैं क्या लिखूँगा, 2Bi3 प्लस 3H2 माइनस, यानी कि दोस्तों 2S का स्क्वायर 3S का क्यूब इज इक्वल टू दोस्तों मेरे को दिया हुआ 1.08 इंटू 10 की पावर माइनस 73। तो ये दोस्तों 1 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। द एम्फोटेरिक नेचर को दोस्तों हम लुईस एसिड बेस से समझाते हैं, गलत बात है। किससे समझाते हैं, ब्रॉन्सेट बेस से दोस्तों हम यहाँ पर समझाते हैं, मतलब ब्रॉन्सेट लॉरी कंसेप्ट से दोस्तों हम यहाँ पर समझाते हैं। वाटर दोस्तों एसिड के साथ काम करता है NH3 में, एक्ट एज बेस विथ H2S, बिल्कुल सही बात आपको दोस्तों दी हुई है। इसके बाद दोस्तों कौन आपका लुईस बेस की तरह काम नहीं कर सकता, किसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, PCl5 को नहीं चाहिए, क्योंकि ये भाई साहब पहले से ही आपके ज़्यादा बॉन्ड बना के बैठे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया POH का दोस्तों आपको ऑर्डर बताना है। तो इसका pH हो जाएगा 2, POH आपका हो जाएगा 12। इसका pH दोस्तों आपका हो जाएगा 12, POH आपका हो जाएगा 2। और दोस्तों मेरे को ये बता दीजिए जिसका pH आपका कम होगा ना, मतलब उसका POH आपका ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पर HCl सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद दोस्तों आपका ये D, उसके बाद दोस्तों आपका B, उसके बाद C, क्योंकि इसका दोस्तों आपका pH यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पर इसका दोस्तों आपका क्या होगा, इसका आपका pH सबसे ज़्यादा होगा, मतलब दोस्तों इसका क्या होगा। इसके बाद दोस्तों सबसे कम दोस्तों यहाँ पर आपका POH यहाँ पर आपका होगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका ये यहाँ पर बन के आ जाएगा। इसके बाद CO2 प्लस और सल्फाइड को जवाब डालते तो ये दोस्तों मेरे को COS ब्लैक कलर का बना के दे देते, सही बात है, क्योंकि दोस्तों इसका दोस्तों आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई है, क्योंकि आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लो है, सही बात आपको दी हुई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 0.1 मोलर ऑफ KI दोस्तों रिएक्ट करता है H2SO4 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये तब दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों 20 मिलीलीटर ऑफ KI दोस्तों आपका करता है, तो ये दोस्तों हमको करना पड़ेगा। तो जब हम दोस्तों इसको बैलेंस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ पर मैं K को भी लगा सकता हूँ। तो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ KI दोस्तों मेरे को दिया हुआ है इतना, मोलैरिटी दोस्तों मेरे को दिया हुआ है 0.1। तो दोस्तों यहाँ से मैं दोस्तों यहाँ पर मोल निकाल सकता हूँ, ये मेरे आ जाएंगे 0.02 मोल। और दोस्तों वहाँ से मैं देखूँगा तो KI/KiO3 का दोस्तों मेरे को यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है 5/1, मतलब 1 मोल I माइनस के लिए दोस्तों आपका 1/5 IO3 माइनस का दोस्तों मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर मेरा 0.2 मोल के लिए इतना दोस्तों मैं यूज़ कर रहा हूँ, सही बात है। मतलब दोस्तों मेरा यहाँ पर A और D, तो ये तो मेरा थ्योरेटिकल पॉइंट है, तो ये भी मेरा सही यहाँ पर हो जाएगा, A और D आपके सही यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों कौन जो दोस्तों दोनों काम कर सकते हैं। तो K2Cr2O7 I माइनस से I2H में दोस्तों दोनों बना सकते हैं, H2 माइनस से H दोनों बना सकते हैं, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस दोनों दोस्तों आपके यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब ये तो आप कर ही लेंगे। इसके बाद दोस्तों कौन दोस्तों आपको डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं देगा, हाईएस्ट वाला नहीं देगा, कौन नहीं देगा, हाईएस्ट वाला। तो Cl दोस्तों आपका ये यहाँ पर +7 में सबसे ज़्यादा है, मतलब नहीं देगा। इसके बाद दोस्तों कौन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, अगर आपने इनऑर्गेनिक वाला वीडियो देखा था तो आप आसानी से कर लेंगे, कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद दोस्तों
अगर ग्रीनिश येलो गैस निकली है मतलब Cl2 रहा होगा, NH4Cl आपने लिया होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों गिन लीजिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ गिन लीजिएगा क्योंकि आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। 14H+ दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, और दोस्तों आपके यहाँ पर 7 यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो 14 उसके बाद 7 और यहाँ पर आपके 6 यहाँ पर आपके हो जाएंगे। तो ये वाली इक्वेशन दोस्तों आपको बहुत दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, बहुत फेमस है। इसके बाद दोस्तों कौन दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता, N3- में, ये -3 में है, इससे नीचे दोस्तों ये नहीं जा सकता, इससे ज़्यादा ये दोस्तों गिर नहीं सकता, मतलब और दोस्तों इससे ज़्यादा दूसरों को ये उठा नहीं सकता, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह आपको काम करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों कौन एक्स की वैल्यू दोस्तों आपको बताएं तो भी दोस्तों यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आप आपकी 12 आई हैं, यहाँ पर आपके 2 आई हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपके 10 यहाँ पर रहे होंगे। आपको टाइम दोस्तों यहाँ पर बचाना होता है। इसके बाद दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर करेक्ट क्या है, तो ये दोस्तों मेरा डिस्प्लेसमेंट है, सही बात है। रिडॉक्स है, सही बात है। डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन आपका नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको इसका दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर दोस्तों आपको निकाल के कमेंट करना है। इसके बाद दोस्तों NaCl को दोस्तों आपने ऐड किया 0 डिग्री सेल्सियस पे, तब दोस्तों आपको मेल्टिंग ऑफ आइस को दोस्तों आप दोस्तों प्रिवेंट कर सकते हैं, सही बात है, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका आ जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर, इसके बाद दोस्तों व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम ऑफ विच कंटेन 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और दोस्तों यहाँ पर आपका डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका इतना यहाँ पर दिया हुआ है। तो फिर 0.4 इज इक्वल टू KF इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी दोस्तों आपका 1 ग्राम है दोस्तों आपका 50 ग्राम में, 1 ग्राम है आपका 50 ग्राम में, तो 1/50 इंटू यहाँ पर 1000। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पर आप कैलकुलेट यहाँ मतलब और करना पड़ेगा, यहाँ पर 256 भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये इसका मोल मास यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको नंबर ऑफ मोल अपॉन वो यहाँ पर करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको करेंगे, तो इसको दोस्तों आपको करना पड़ेगा, तो दोस्तों आपको ये करा के 5.12 दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला ग्राफ भी आपको बहुत फेमस है, इस साल आपसे पूछा भी गया है। क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो आपके सॉलिडिफाई करते हैं। इसके बाद व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉलिड दोस्तों आपने डाला है, वेपर प्रेशर दोस्तों आपका 10 से कम हो गया, तो फिर दोस्तों मेरे को पता होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P इनिशियल माइनस P फाइनल अपॉन P इनिशियल क्या होता है, मेरे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड के बराबर यहाँ पर होता है। ये दोस्तों मेरा 10 से आपको डिक्रीज किया जब दोस्तों मेरा मोल फ्रैक्शन 0.2 है। अब दोस्तों अगर मैंने 20 से मेरा डिक्रीज कर दिया होगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड कितना हो गया होगा 0.4 पे, आपका 10 में 0.2 तो 20 में कितना 0.4। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताना है, क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो आपको 1 से माइनस इसको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सॉल्वेंट और सॉलिड मिला के आपको बात बना देते हैं, वो आपको 1 यहाँ पर दे देते हैं। 1 - 0.4 दोस्तों मेरे को यहाँ पर 0.6 दोस्तों यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर आपको बताना है, तो I इंटू KB इंटू M, यहाँ पर ये 10⁻⁻4 इंटू 2, यहाँ पे 10⁻⁻4, यहाँ पे 10⁻³ इंटू 2, यहाँ पर दोस्तों आपका 2 इंटू 10⁻²। तो किसका ज़्यादा, यहाँ पर दोस्तों आपका 4 का ज़्यादा, मतलब ऐसे ही कर लेते हैं, 4 का ज़्यादा, उसके बाद दोस्तों आपका 3 का ज़्यादा, उसके बाद दोस्तों आपका 1 का ज़्यादा, उसके बाद आपका 2 का ज़्यादा। ये है मेरा बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट का पूछते तो आप उल्टा देते, क्योंकि वहाँ पर आपका डिप्रेशन होता है। इसके बाद दोस्तों आपका ऑस्मोसिस की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास है 0.05, यहाँ पर 0.01, तो हाई से लो जाएंगे तो मतलब CuSO4 की जो आपका जो मोलैरिटी है दोस्तों यहाँ पर आपकी कम हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों ऑस्मैटिक दोस्तों यहाँ पर आपको लीड करता है, इसलिए दोस्तों आपका CuSO4 का दोस्तों यहाँ पर कम हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, आपको दी हुई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीन डब्बे हैं आपके पास, 0.1 और 0.01 और दोस्तों आपका 0.001। तो फिर दोस्तों इनको देख के ऐसा लगेगा कि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे Na+Cl- है, मतलब इनका वन ऑफ वेक्टर आपको दोस्तों कम हो जाएगा। आपको ध्यान रखना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं ये दोस्तों आपका होता है, मतलब IC की कंसंट्रेशन ज़्यादा, उसकी मतलब कंसंट्रेशन कम, तो उसका वन ऑफ वेक्टर आपको ज़्यादा हो जाता है। तो ये दोस्तों आपका लगभग ऐसा दोस्तों आपको देखने को मिलता है। इसके बाद राउट लॉ, तो फिर राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन कौन दिखाता है, ये मेरे पोलर वाले, ये मेरे नॉन पोलर वाले, इनकी दोस्ती अच्छी नहीं है तो ये जल्दी उड़ जाते हैं, मतलब दोस्तों ये मेरे को दोस्तों पॉजिटिव डेविएशन यहाँ पर मेरे को दिखाते हैं। और दोस्तों आपको नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल दोस्तों 3 कमेंट करके बताने हैं, पॉजिटिव के आपको 4 कमेंट करके दोस्तों यहाँ पर आपको बताने हैं। कमेंट करने को मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम पास है, तब दोस्तों आपको चीज़ें रिकॉल आपकी होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका किसका दोस्तों आपका हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर आपको बताना है। तो डेल्टा TF इंटू एम यही दोस्तों आपको करना पड़ेगा, या फिर डेल्टा TB इंटू एम। एसिटिक एसिड दोस्तों आपका बेंजोइक एसिड में आपका
आपका एसोसिएट करता है, मतलब उसको तो हम नहीं लेंगे। और एसिटिक एसिड को ही हम लेंगे वाटर में, क्योंकि दोस्तों इसका मोलर मास का सबसे कम है, इसकी मोलरिटी आपकी सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपकी आएगी। तो दोस्तों आप ऐसे ही डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद नेफ्थलीन डालेंगे तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, फ्रीजिंग पॉइंट दोस्तों आपका डिक्रीज करता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर अगर नेगेटिव डेविएशन है, अगर नेगेटिव डेविएशन है तब दोस्तों आपका वेपर प्रेशर गिरा हुआ है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि वाट वेट ऑफ ग्लूकोज को हम यहाँ पे डाल दें कि ये दोस्तों लोअर प्रेशर हो जाए 0.2 से, तो यहाँ पर पी इनिशियल माइनस पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल इज इक्वल टू दोस्तों आपका क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन दोस्तों यहाँ पर मास ऑफ मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, और यहाँ पर आपका 100/18 वाटर का भी। तो ये दोस्तों आप करेंगे तो ये लगभग आपका 3.69 आपका आ जाएगा। इसके बाद एलिवेशन दोस्तों इन दोनों के लिए सेम रहेगा, गलत बात है क्योंकि आपका NaCl के पास आई भी आपका होगा 2। जो आपका एजियोट्रॉपिक है आपका विदाउट चेंजिंग कंपोजिशन आपके यहाँ पर बॉयल करते हैं, सही बात दी हुई है। ऑस्मोसिस दोस्तों आपका हाइपरटोनिक से दोस्तों आपका हाइपरटोनिक होता है, सही बात है। डेंसिटी आपकी इतनी आपकी 1.26 आएगी, सही बात है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज सॉल्वेंट है, गलत बात है। जब दोस्तों KI और AG में डालते हैं तब दोस्तों आपको पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व आपको देखने को मिलता है। इसके बाद डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट दोस्तों आपको बताना है, तो भी दोस्तों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो वेपर प्रेशर जो आपका सॉल्यूशन का है प्योर सॉल्वेंट से कम आता है, और सिर्फ आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही आपके सॉलिफाई करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे। इसके बाद दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ तो यहाँ पर दोस्तों इसको यहाँ पर इक्वल दिया है, मतलब दोस्तों मोलैरिटी दोस्तों आपको इक्वल दोस्तों यहाँ पर आपको दी हुई है। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन दोस्तों आपको इस का 2 ग्राम है तो इससे ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा नहीं 0.0998 से, और दोस्तों यहाँ पर 8/mb बाई 0.092 यहाँ पर ये मेरा kg में दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आपका MB इज इक्वल टू 4 MA आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये दोस्तों आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है। इसके बाद यहाँ पर pH क्या, तो KH इंटू एक्स। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ भी छोड़ा नहीं है, मतलब P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मेरे को आप दोस्तों बता दीजिए कि जो मेरा KH है होगा ना वो मेरा स्लोप के बराबर यहाँ पर आपका होगा। ए के लिए लिख लेते हैं, मेरे पास 30.4 है, बी के लिए 2.34 है, सी के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁵ है और 0.53 है। तो P का जो स्लोप है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब P दोस्तों मेरे को 1 और 2 से रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। एस का स्लोप का सबसे कम है, मतलब ये सबसे कम वाले यहाँ पर दोस्तों मेरे को सी को रिप्रेजेंट यहाँ पर मेरा कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया, सॉल्यूट ए एसोसिएट करता है वाटर में 0.7 ग्राम है और दोस्तों डिजोल्व किया है। अगर दोस्तों ये मेरा डिप्रेशन इतने का है तब दोस्तों परसेंटेज एसोसिएशन यहाँ पर आपको बताना है। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू कितना, KF इंटू एम, KF इंटू एम। तो यहाँ पर आपको 0.7 अपॉन 93 अपॉन दोस्तों यहाँ पर आपका कितना वाटर है, 42 ग्राम वाटर बाई 1000 इंटू आई। तो यहाँ से दोस्तों आप दोस्तों कैलकुलेट करेंगे तब दोस्तों मेरा I 0.6 आ जाएगा। और अल्फ़ा का दोस्तों एसोसिएशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, I-1 अपॉन 1 अपॉन n-1। तो यहाँ से दोस्तों आपको 0.8 आंसर हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों अल्फ़ा दिया हो और अगर डिसोसिएशन वाला केस है तो वो आपका 1 + n-1 अल्फ़ा आपका हो जाता है। इसके बाद दोस्तों कौन दोस्तों लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट आपको देगा, तो यहाँ पर दोस्तों आप डायरेक्ट आई से देख सकते हैं। ये आपका कुछ नहीं करेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। KHSO4 का 2 होगा, मतलब इसका डिप्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, मतलब इसका आपका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। इसके बाद लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि ये दोस्तों मेरे को यहाँ पर क्या देगा 2EL3+ और 3SO4 2 तो ये मेरे को टोटल 5 चीज़ें देगा। ये मेरे को कुछ नहीं देगा, ये मेरे को 2 देगा, ये मेरे को 3 देगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, तो फिर आपके पास एक मैंगो है, उसका सीज़न भी आने वाला है। तो मैंगो को दोस्तों आपने इसमें डाला हुआ है, तो मैंगो दोस्तों मेरा जब सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला तो ये श्रिंक कर गया, मतलब क्या हुआ, बाहर आपका पानी ज़्यादा था, अंदर दोस्तों आपका पानी कम था। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये मेरा श्रिंक कर गया, मतलब आपकी कुल मिला के ऑस्मोसिस दोस्तों यहाँ पर आपका हो गया, मतलब अब वो पानी जो आपके सॉल्ट की तरफ चला गया। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर कहानी आपको दी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 293, 313, 333, 353। तो फिर दोस्तों यहाँ पर एक्स में दोस्तों ऐसा हुआ कि आपने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, बहुत सारे वेपर बन गए, मतलब एक्स की जो दोस्ती है, एक्स और एक्स के बीच की दोस्ती अच्छी नहीं है, मतलब दोस्तों आपकी वाई की दोस्ती अच्छी है एक्स से। ये दोस्तों आपको बी दोस्तों आपको सही दिया हुआ है। और जेड में आपका और आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, मतलब जेड की दोस्ती आपकी दोस्तों वाई से ज़्यादा है और उसकी एक्स से ज़्यादा है, मतलब दोस्तों आपका सिर्फ बी ही दोस्तों आपको यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों
हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लास्ट के चैप्टर में पहुंच चुके हैं। ट्रांजिस्टर तो दोस्तों ट्रांजिस्टर क्या होता है, एनोड जिंक कैथोड कार्बन। हेयरिंग एड क्या होता है आपका, एनोड जिंक Hg और HgO+C। कोई भी आयन नहीं है, मतलब दोस्तों ये मेरे को हेयरिंग एड में हम दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। इन्वर्टर दोस्तों मेरे को यहाँ पर होता है किसमें, हाइड्रोजन, मतलब इसमें एनोड पीवी और कैथोड PbO2, और दोस्तों अपोलो सेल में दोस्तों अब आपको यहाँ पर होता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो और दोस्तों इसका जो E0 होता है ये भी कांस्टेंट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कोई आयन ही नहीं है। O2 किस में बनता है आपको दोस्तों, सिल्वर इलेक्ट्रोड में नहीं बनेगा, प्लेटिनम में बन जाएगा। H2SO4 डाइल्यूट में दोस्तों आपको यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या लिखते हैं, E0 माइनस RT/NF, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 Ln। यहाँ पर आपकी कंसनट्रेशन क्या लिखेंगे, Ag+ की कंसनट्रेशन का स्क्वायर, नहीं Mg2+ की कंसनट्रेशन का स्क्वायर अपन Ag+, नहीं हाँ Ag+ का स्क्वायर हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस है, तो हम अगर मैं लॉग को उल्टा कर दूँ तो ये दोस्तों मेरा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वीक के लिए दोस्तों बहुत कहानी आपकी होती है कि जो आपका लैम्डा m है √c के आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका होता है, तो दोस्तों आपका डिक्रीज करता है आपके कंसनट्रेशन के साथ। इसके बाद दोस्तों किसकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी दोस्तों आपकी सबसे अच्छी है, तो हमने इनसे पूछा क्या आप दोस्तों खुद को रिड्यूस करना चाहते हैं, इन्होंने बोला हाँ रिड्यूस करना चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा इन्होंने ही बोला है, मतलब दोस्तों इनकी दोस्तों आपकी यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट CrC+ से CR मेरा इतना है, लेकिन यहाँ पर आपका ट्विस्ट ये है CR3+ आ गया 0.74। तो यहाँ पर सिर्फ यही इंसान ऐसा है जो कि खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, मतलब ये दोस्तों खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट आपका हो जाएगा। इसके बाद डेल्टा जी क्या होता है, -NF E0 ऑफ सेल। सबसे ज़्यादा नेगेटिव डेल्टा जी, मतलब सबसे ज़्यादा पॉजिटिव E0। और दोस्तों Zn से Zn2+, Ag+ से Ag। तो यहाँ पर दोस्तों आप कैथोड माइनस एनोड दोस्तों करके देख लेंगे सब में, तो यही दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों FeO4 2- से Fe2+ यहाँ पर आपको बताना है, तो फिर मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो मैं दोस्तों यहाँ का डेल्टा जी लिख लेता हूँ। माइनस दोस्तों यहाँ पर ये मेरा +6 में हो रहा है, पता चल रहा है ना, x - 8 = -2, सही बात है। +6 में 6 से दोस्तों आप 4 गए हैं, तो -4 इसकी E0 को हम x बोल लेते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 6 से 3 गए हैं, -2f इंटू दोस्तों आपका 2, मतलब 6 से 3 गए, -3f इंटू 2, माइनस दोस्तों आपका ये हो जाएगा 0.8 दोस्तों आपको यहाँ पर f, 0.8 इंटू एफ। दोस्तों यहाँ पर आप दोस्तों इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेरा -6.8f दोस्तों मेरे यहाँ पर -4x के बराबर हो जाएगा, मतलब x दोस्तों मेरा 1.7 के बराबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कोरोजन दोस्तों एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें दोस्तों आपका प्योर मेटल एनोड की तरह काम करता है, इम्प्योर आपका कैथोड की तरह काम करता है, और रेट ऑफ कोरोजन आपका एल्कालाइन में ज़्यादा होता है, गलत बात दी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, तो फिर मास क्या होता है, जेड क्या होते हैं, इक्विवेलेंट वेट बाई एफ में, यानी कि मॉलिकुलर वेट बाई एक्स इंटू एफ। तो फिर दोस्तों मॉलिकुलर वेट यहाँ पर AL का होता है 27, इसका एक्स होता है 3 इंटू आपका 96, तो इंटू आई इंटू दोस्तों आपका FI इंटू T दोस्तों आपका 3 इंटू 60 दोस्तों मेरे को यहाँ पर करना पड़ेगा। ये मेरे को 0.36 आपको दे देगा। तो ये वाली इक्वेशन दोस्तों बहुत फेमस है, इसको भी दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि A को मैं लिखता हूँ C²/1 - अल्फा, और अल्फा को दोस्तों मैं लिख सकता हूँ λm/λm इंफिनिटी। तो दोस्तों हम यहाँ पे कर लेंगे, तो यहाँ से दोस्तों आपको कर के ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी, बहुत फेमस है, डायरेक्ट दोस्तों आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है, इसके मतलब ये दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, तो अगला दोस्तों आपको ये दिया हुआ है कि आपका A क्या है, यहाँ पर दोस्तों इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, ये है दोस्तों मेरा वीक वाला, और B में दोस्तों आपका थोड़ा सा कम हो रहा है, मतलब ये क्या है मेरा स्ट्रॉन्ग वाला। तो ये दोस्तों आपसे हर साल पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर दोस्तों आपको EMF को बढ़ाना है, तो इसके EMF को मैं क्या लिखूँगा, -0.059 बाई, इसको लिखेंगे 2 log/10, लास्ट में क्या आएगा TL+ आएगा अपन दोस्तों आपका Cu2+ यहाँ पर आपका आएगा। तो ये दोस्तों मेरे यहाँ पर हो जाएगा। अगर मेरे को इसको बढ़ाना है, मतलब दोस्तों मेरे को लॉग को नेगेटिव करना पड़ेगा, मतलब दोस्तों मेरे को Cu2+ को यहाँ पर दोस्तों बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो दोस्तों मेरा यहाँ पर TL+ से दोस्तों यहाँ पर मेरा ज़्यादा हो जाए। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना है, तो आपको इतना एक्सटर्नल यहाँ पर बनाना पड़ेगा कि वो दोस्तों मेरा E0 सेल से यहाँ पर ज़्यादा बड़ा हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आप दोस्तों
1 कूलम पास करते हैं तो फिर क्या चढ़ता है, 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दोस्तों आपको यहाँ पर चढ़ता है। इसके बाद दोस्तों आपको डाइवेलेंट कैटायन है, तो फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, 57 + 73 डाइवेलेंट है, इसलिए हम दोस्तों उसको 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। तो दोस्तों आपका डाइवेलेंट कैटायन है, तो डाइवेलेंट कैटायन दोस्तों आपको यही देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, मतलब ये दोस्तों क्या, मतलब ये ऐसा है, समझ गया मैं। या जैसे आपका MgO में होता है तो आपका 73 + 57, तो ये दोस्तों डायरेक्ट आपका 130 आपका आ जाएगा। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे सवाल आपके आते हैं। HCl का दिया हुआ है आपको और KCl का दिया हुआ है, तो फिर आपसे किसी और का निकालना है तो ये दोस्तों आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रिएक्शन है कैथोड दोस्तों आपको जो आपके क्लॉक में होते हैं क्या होता है, MnO2 से दोस्तों आपका Mn3+ जाता है, तो ये +4 से +3 आपका होता है। इसके बाद दोस्तों फ्यूल सेल दोस्तों आपका क्या होता है, तो फ्यूल सेल दोस्तों आपका स्पेसशिप में यूज करते हैं, सही बात है। 40% एफिशिएंसी नहीं होती, 70% एफिशिएंसी आपकी होती है। और एल्यूमिनियम कैटलिस्ट हम यूज नहीं करते यहाँ पर दोस्तों। ये दोस्तों आपका इको फ्रेंडली होता है और दोस्तों गैल्वेनिक सेल का दोस्तों टाइप होता है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको प्रेशर दोस्तों आपको करना है 0, तो E0 माइनस क्या करेंगे, E0 माइनस RT/NF। यहाँ पर दोस्तों कहानी इसी की है कि आप दोस्तों H2 से 2 मोल ऑफ H+ निकाल रहे हैं, मतलब H+ का स्क्वायर है अपॉन H2 है। और दोस्तों अगर न्यूट्रल है तो यहाँ पर टर्न की बार -14 आएगा और H2 आएगा। और यहाँ पर दोस्तों E0 तो इसका वैसे भी 0 होता है। अगर आपको 0 करना है मतलब दोस्तों यहाँ पर इसको बराबर करना पड़ेगा, लॉग वाली को बराबर करना पड़ेगा, मतलब दोस्तों आपको H2 को दोस्तों मेरे को 10 की पावर -14 यहाँ पर करना पड़ेगा, तभी log 1 दोस्तों मेरे को 0 वैल्यू यहाँ पर देगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, कौन सी बात आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में सही नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन को दोस्तों मैं एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख सकता हूँ, सही बात दोस्तों मेरे को दी हुई है। जो आपके NO2 जो है आपकी कैटलिस्ट में काम करते हैं, सही बात है। कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस बाय टिन प्रिवेंट्स रस्टिंग इवन इफ द टिन कोटिंग इज पीलिंग ऑफ, गलत बात है। अगर दोस्तों आपका पील करने लगेगा, मतलब दोस्तों वो यहाँ पर मेरे को फ्री सर्फेस दे देगा, जहाँ पे दोस्तों आपको मिल सकती है क्या, वहाँ पे दोस्तों मेरे को रस्टिंग यहाँ पर मिल सकती है। इसके बाद pH 9 अल्कालाइन हो जाएगा तो आपकी रस्टिंग नहीं होगी, सही मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्टेटमेंट होता है, चार्जिंग ऑफ बैटरी में आपका PbSO4 दोस्तों आपका PbO2 में कन्वर्ट दोस्तों आपका होता है। लेड का एनोड होता है, PbSO4 का क्या होता है गाइस, मतलब दोस्तों कैथोड आपका होता है। इसके बाद दोस्तों लेड स्टोरेज आपका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर PbO2 आपका एनोड यहाँ पर नहीं होता है। 38% दोस्तों आपका सल्फ्यूरिक एसिड दोस्तों यहाँ पर B और D आपके सही यहाँ पर हो जाएंगे। इसमें दोस्तों आपको बताना है, तो फिर दोस्तों यहाँ पर मेरे को H2 से H+ आप जा रहे हैं, H2 से H+ HCl सॉल्यूशन दोस्तों आप जा रहे हैं, और AgCl से Ag यहाँ पर जा रहे हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन, उसके बाद लिखेंगे रिडक्शन। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्रायन के लिए क्या सही है दोस्तों, आपका Cl2 बनता है कहाँ पे, Cl2 बनता है एनोड पे, और OH- आपका बनता है कैथोड पे। तो ये दोस्तों आपका क्लास 9 की चीज़ें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी चैप्टर पे तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप ऐसे सेटअप में भी वीडियो को देख रहे हैं। इसके बाद ड्रग एक्स जो है आपका 50% के बाद दोस्तों आपका इनएक्टिव हो जाता है। ओरिजिनल कंसनट्रेशन जो आपका 16 ग्राम से 4 आपका होता है 12 में। अगर मेरे पास 16 ग्राम है और दोस्तों ये आपका इनएक्टिव हो जाता है 50% के बाद, यानी कि जब ये आपका 16 से 8 हो जाता है तब दोस्तों आपको ये इनएक्टिव आपका हो जाता है। 16 से 4 जाने में आपको दोस्तों 12 महीने लगे हैं, तो फिर दोस्तों ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपको 16 से दोस्तों आपको 8 जाने में 6 महीने आपको यहाँ पर लगेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको बताना है, इसका दोस्तों आपको बताना है ऑर्डर दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है। ये मेरा स्लो है, इसके हिसाब से देखेंगे तो ये B2 और ये 1, तो ये दोस्तों 1.5 दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर वॉल्यूम को मैं क्या कर दूँ, 1/3 कर दूँ, तो हम इसको करेंगे तो अगर एलिमेंट्री है तो डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल आपको यहाँ पर होगा, Na अपॉन वॉल्यूम होगा इंटू दोस्तों आपके N जो आपके B अपॉन वॉल्यूम होगा। NB का कुछ नहीं किया, लेकिन वॉल्यूम को 1/3 कर दिया, यानी कि 3 × 3 9 टाइम आपका रेट आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपको दोस्तों रेडियो एक्टिव के बारे में कौन सी बात आपकी दोस्तों सही नहीं है। हाफ लाइफ आपकी Ln2/k होती है, सही बात है, Ln2/k होती है, सही बात है, या फिर हम इसको Ln2/λ लिखते हैं। इसके बाद डी के कांस्टेंट आपका इंक्रीज करता है इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ, ये दोस्तों आपकी गलत बात है। डी के कांस्टेंट को आपका कुछ फर्क यहाँ पर टेम्परेचर से नहीं पड़ता है, तो ये दोस्तों आपको सही बात यहाँ पर दी है। अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आपका 3 हाफ लाइफ के बाद 1/8 बचा, सही बात है। 1/2 की पावर n दोस्तों आपको यहाँ पर बचता है, 3 के बाद आपका बचेगा 1/2 की पावर, मतलब 1/8 आपका यहाँ पर बचेगा। अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी जो है आपका 0, तब दोस्तों कंसंट्रेशन भी बनाना है, मतलब दोस्तों जिस रेट से आपका
बी बन रहा है उसी रेट से दोस्तों आपका क्या हो रहा है आपका, उसी रेट से दोस्तों आपका यहाँ पर बी से सी भी आपका बन जा रहा है। तब दोस्तों आपको कंसंट्रेशन ऑफ बी यहाँ पर बनानी है, तो ये दोस्तों K1/K2 इंटू ए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बहुत फेमस है, तो ये दोस्तों आपको डायरेक्ट दोस्तों रट के मतलब याद करके जाना है। तो यहाँ पर क्या होगा 2.303/t बाई लॉग बेस 10p अपॉन 2p इनिशियल माइनस p टोटल, डायरेक्ट दोस्तों आपको इसको याद करके यहाँ पर जाना है। अगर ये बी इनिशियल है, ये जीरो है, ये जीरो है, पी इनिशियल माइनस एक्स करेंगे, यहाँ पर एक्स आएगा, यहाँ पर एक्स आएगा। तब दोस्तों आप देखेंगे कि जो आपका 2p इनिशियल माइनस पी टोटल यहाँ पर दोस्तों आपको बचता हुआ देखने को मिलेगा। और क्या होता है 2.30/t लॉग बेस 10 a0/a, तो ये दोस्तों आपको डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर करके जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अगर दिया हुआ है कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है 1 है, और बी का रिस्पेक्ट में 1 है, तब दोस्तों आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपकी बी की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, और दोस्तों यहाँ पर रेट 0.1 से 0.4 हो गया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब यहाँ पे ये 20 से 80 दोस्तों आपको यहाँ पर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो 0.4 से 80 हो गया। अगर 80 से 40 हुआ है मतलब इसने भी इसको आधे करने की कोशिश की होगी, लेकिन 0.2 से ये 0.8 इसलिए चला गया क्योंकि ये फिर उसके बाद 4 गुना आपका हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट वगैरह कितने यहाँ पर आपके बनेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर मेरे को बताइए, यहाँ पर मेरे को 2 इंटरमीडिएट देखने को मिल रहे हैं, पी और क्यू थोड़े आपके कम एनर्जी वाले, और आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 3 यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आरडीएस कौन सा है, 2 वाला, क्योंकि इसकी एनर्जी दोस्तों आपकी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑर्डर दोस्तों आपको बताना है, तो भी दोस्तों आपको ध्यान रखना टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू पी नॉट की पावर 1 माइनस एल या फिर ए नॉट की पावर 1 माइनस एन आपको यहाँ पर होता है। यहाँ पर मेरे को बताइए 50 से 100 गया तो 4 से 2 हो गया, मतलब दोस्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पावर -1 पे प्रोपोर्शनल, मतलब 1 माइनस -1 मेरे को यहाँ पर 2 देखने को मिल जाएगा। ऑर्डर दोस्तों आपका 2 यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि हाफ लाइफ आपकी दोस्तों है इंडिपेंडेंट है आपकी फाइनल कंसंट्रेशन की, यानी कि क्या चल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर आपका चल रहा है। इसके बाद दोस्तों द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% टू डिकम्पोज, तो भी दोस्तों 80% करना है, तो भी दोस्तों हम क्या करेंगे 2.303/k लॉग बेस 10 80% डिकम्पोजिशन 100 अपन दोस्तों 80 डिकम्पोज हो गया, मतलब बचा कितना 20, तो ये दोस्तों आपका log 5 और k को मैं क्या लिखता हूँ, और k को दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.693/t, यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पर t दोस्तों यहाँ पर मैं दोस्तों यहाँ पर इसको लिख लूँगा। तो यहाँ से दोस्तों आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सॉल्व करके दोस्तों आपको ये दोस्तों देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है आज। फॉर द रिएक्शन ऑफ ऑर्डर एंड यूनिट ऑफ रेट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको बताना है। तो रेट क्या होता है, ऐसा वो बोल लेते हैं कि k इंटू आपकी कंसंट्रेशन की पावर क्या है n है, और रेट होता क्या है मोल पर लीटर पर सेकेंड, वो मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये k दोस्तों आपका आ गया। तो इसको जब मैं बाहर ले जाऊंगा तो मोल की पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस n हो जाएगा, लीटर की पावर n-1 हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स आपका दोस्तों हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों रेट अगर टाइम के साथ चल रहे हैं तो मतलब क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। टी हाफ दोस्तों आपका क्या है, टी हाफ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मतलब a0/2 के 0 आपका चल रहा है। कंसंट्रेशन की ज़्यादा बात करेंगे नहीं। रेट अगर दोस्तों कंसंट्रेशन के साथ है तो ये दोस्तों मेरे को फर्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों लॉग रेट और लॉग कंसंट्रेशन था दोस्तों आपका ऑर्डर यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों मैं ऐसा कह सकता हूँ रेट इज इक्वल टू के एन, दोनों साइड लॉग लें तो लॉग रेट इज इक्वल टू लॉग के प्लस एन लॉग ए, मतलब वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो आपका स्लोप है क्या है एन है, मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा उसका क्या ज़्यादा ऑर्डर ज़्यादा। तो स्लोप किसका ज़्यादा, स्लोप डी का ज़्यादा, उसके बाद बी का ज़्यादा, उसके बाद ए का ज़्यादा, उसके बाद सी का ज़्यादा। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो मैं क्या लिखता हूँ dNA/2 dt इज इक्वल टू दोस्तों मेरा हो जाएगा dNA/dt dNB/dt 3 इज इक्वल टू मेरे यहाँ पर हो जाएगा -2/3 dC/dt इज इक्वल टू 3 dP/dt। तो यहाँ से दोस्तों आप दोस्तों बना लेंगे क्या दोस्तों आपका यहाँ पर बन रहा है। तो ये दोस्तों मेरे यहाँ पर बन जाएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ कि क्या बात आपकी सही है, फर्स्ट ऑर्डर हमेशा सिंगल स्टेप हो, जरूरी नहीं है 0 स्टेप मल्टी स्टेप हो, ये बात जरूरी है क्योंकि ये दोस्तों कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपका होता है। 0 ऑर्डर सिंगल स्टेप पे गलत बात है, सेकंड ऑर्डर हमेशा मल्टी स्टेप हो, जरूरी नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि एक रेट है दोस्तों आपका 10⁶ टाइम फास्टर हो जाता है एंजाइम के साथ, तब दोस्तों आपको चेंजिंग एनर्जी दोस्तों यहाँ पर आपको बतानी है। तो ये क्या होता है e⁻−EA/RT। तो ये अगर दोस्तों आपका 10⁻⁶ के हो गया है, वो दोस्तों आपका कब हुआ है 10⁻⁻EA
प्लस दोस्तों हम उसको ई डैश बोल लेते हैं अपॉन ई दोस्तों, मतलब ई ए माइनस ई डैश आपको हम दोस्तों यहाँ पर बोल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये दोस्तों आपको यहाँ पर कर आके आ जाएगा। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है ln K2/K1, ln K2/K1। अगर दोस्तों आपको दो टेम्परेचर पे बताने हैं तो आपका क्या होता है, मतलब अगर मैं लॉग ले लूँ तो यहाँ पर log K2/Kn आपका होता है EA/2 जो आर 1/T1 माइनस 1/T2। तो इसके ऊपर मैं आज क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, लेकिन आप दोस्तों इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे हो जाएगा। यही थे दोस्तों आपके कुछ क्वेश्चन। के क्या होता है ए की पावर, मतलब A0 e की पावर माइनस EA/RT। इसके ऊपर दोस्तों आपको वो और सवाल यहाँ पर दे सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है, NCERT अच्छे से की है, फॉर्मूले अब आपको सारे आते हैं, फिजिक्स दोस्तों आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, आपको उसके भी सारे फॉर्मूले आते हैं, तब दोस्तों आप बहुत आसानी से दोस्तों JEE Mains में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स भी थोड़ा बहुत आपने कर ही लिया होगा, मैं जानता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अच्छा सा ये एक दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।